हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच अनदर। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम आ चुके हैं सेशन नंबर 3 में, दैट इज पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम आज और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो जो भी प्रिपेयर करें यूपीएससी एग्जाम के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, सामान्य अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है, ओवरऑल सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर 1 में आता है, और दूसरा जो पेपर 2 वाला सब्जेक्ट होता है वो आपका स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट होता है। तो सामान्य अध्ययन में ना बहुत सारे टॉपिक्स आप सभी के से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पूरा प्रॉपर जीएस वाला टॉपिक पूछा जाता है। अब जीएस के अंदर भी आपका ईवीएस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रही हूँ, और 100 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है कि 100 से ज्यादा ही क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। सो अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज इसी तरीके से मैं सेशंस आप सभी के लिए प्रोवाइड करती जा रही हूँ। फ्री क्लासेस भी आप सभी को मिल रही है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर सामान्य अध्ययन का बैच लेना चाहें तो अगेन यहाँ पर बहुत ही अच्छे फीचर्स आप सभी को मिल पाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वीकली डिस्कशन मिलने वाला है, डेली क्लासेस आपको मिलने वाली है। इन केस अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाते तो जो भी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड में आपका अपने आप ही शिफ्ट हो जाती हैं। तो वही देखो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी है, अफोर्डेबल भी है आप सभी के लिए। मात्र 399, 400 रुपए का आपको 500 के अंदर अंदर ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, राइट। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पर गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, ताकि आप सभी अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं और अपने सपने को पूरा कर पाएं। तो आप सभी के पास यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से आप सभी ये सारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है आपके एग्जाम फेब में होने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 डेज आपके पास बचे हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम होने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कल्याण बैच भी चल रहा है हिंदी साहित्य का। अगेन यहाँ पर सेम फीचर्स आप सभी को मिल पाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली लाइव डिस्कशन, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। देखो, ये दो कोर्सेज जब मिलते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कराने में बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी इन बैचेस के द्वारा। ठीक है, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपरली हेल्प किया जाएगा। किसी भी आपको टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आपको डेफिनेटली वहां पे हेल्प किया जाता है हमारी टीम के साथ। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड यस, आप सभी एक रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब आप पेमेंट करते हैं ना तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाता है कि आप एक रेफरल कोड को यूज करें। तो आप कौन से रेफरल कोड को यूज करेंगे? दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है जो आप यूज करके यहाँ पे 20 से 25% और ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोर्स, राइट। सो जैसा कोर्स होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 15 से 20 से 25% आपको प्रॉपरली डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोड के जरिए। तो चलिए, 40 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, दो सेक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। दिस इज पार्ट 3। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? भाई, प्राइमरी कॉज क्या है वाटर पॉल्यूशन का? अगर हम प्राइमरी कॉज की बात करते हैं, प्राथमिक कारण की बात करते हैं जल प्रदूषण का, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नन ऑफ इट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ह्यूमन बींग्स हम सभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो हम ही एक प्राइमरी कॉज है। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स जिम्मेदार नहीं है, हम सब ही जिम्मेदार हैं। मानव गतिविधियां ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जैसे कि हम गंदगी फैलाने के काम कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें, रिवर को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, वहीं पर ही हम कूड़ा डाल रहे हैं, सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्राइमरी कॉज है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? जैसे कि आप सभी को पता है, ईपीए एक्ट। ठीक है, ईपीए एक्ट मतलब जो आपका पर्यावरण संचरण अधिनियम है, वो जो एक्ट है, ये पर्टिकुलर भारत सरकार के द्वारा कब पारित हुआ है? सो आप सभी को ये पता होगा, 1986 में ये एक्ट आया है। 1986 में इसको
लागू कराया है। ठीक है जी। और डेट आप सभी को अगर आप लोग याद रखना चाहे तो 19 नवंबर 1986। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच एक्ट was passed to protect improvement of the quality of an environment? वे कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए पास ऑन किया गया था, इस एक्ट को बनाया गया था, इस एक्ट को पास किया गया था। ठीक है। इस एक्ट का पारित किया गया था। तो बेसिकली आप सभी को पता है ये भी आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर तो नहीं आएगा, पोल भी नहीं आएगा, आपका स्पोर्ट्स भी नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये पर्यावरण संचरण अधिनियम अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन ऑन व्हाट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन? हार्मफुल इफेक्ट क्या है, मतलब हानिकारक जो प्रभाव है किस पर निर्धारित है, किस पर निर्भर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट एंड द ऑर्गेनिजम्स, प्रदूषण और जीव सांद्रता। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, ड्यूरेशन और द एक्सपोजर ऑफ प्लांट और पॉल्यूटेंट्स और द ऑर्गेनिजम्स, प्रदूषणों और जीव के संपर्क में आने वाले सांद्रता और अवधि। ठीक है, उसकी अवधि। नेक्स्ट बोला जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा, या फिर केवल जीव? तो अगर आप यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देखें तो बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सबका एक्सपोजर है। मतलब अगर हम बात करते हैं प्रदूषण, प्रदूषण की वजह से भी हो रहा है, जीव के संपर्क में भी हो रहा है, और अवधि की वजह से भी हो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का मिलन की वजह से ही पोल्यूशन डिपेंड कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ द नॉइज मे डैमेज एयर ड्रम्स? मतलब जब हमारे कान कान के जो पर्दे हैं उसको नुकसान कब पहुंचता है? ठीक है, कब पहुंचता है? और हियरिंग एबिलिटी, जो हमारे कान खराब हो सकते हैं, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए? 10 डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। हमेशा नॉइज को हम डेसिबल में लेते हैं, जैसे उसका एक होता है ना, वैल्यू होती है। ठीक है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम नॉइज को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके हम हमेशा उसको ध्यान में रखते हैं कि वो डीबी के फॉर्म में ही रहता है। 10 डीबी, 150 डीबी, 15 डीबी या 50 डीबी। तो भैया 150 डीबी मतलब 150 डेसिबल एक ऐसा अमाउंट ऑफ नॉइज है जो आपके इयर ड्रम्स मतलब आपके कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे जो कान है वो खराब भी हो सकते हैं पूरी तरीके से। Next question, 46th question. When the government of India did pass the Water Prevention and Control of Pollution Act? मतलब वाटर जो एक्ट है वो कब पास ऑन हुआ था? ठीक है, भारत सरकार में जो जल अधिनियम है उसको हमने कब पारित किया था? तो आप सभी को पता होगा 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा है। What do BOD and COD stands for? BOD and COD का मतलब क्या है? तो BOD is biological oxygen demand and COD is chemical oxygen demand. यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक ऐसी डिमांड है जहाँ पर ऑक्सीजन को ना ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। मतलब ऑक्सीजन के डेवलपमेंट से यहाँ पर क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है? उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड चाहिए हमें, ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो एक है जो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। केमिकली प्रभावित है ऑक्सीजन, तो उसकी हमें नीड नहीं है। समझ में आया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे की जो सीरीज़ होंगी उसमें मैं ज़रूर आप सभी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछूँगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 48, which award is given to the individual or the communities from the rural areas that have shown a significant significant contribution and dedication for the protection of wildlife in the country? तो जब भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात आती है तो कौन से अवार्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, या योगदान जो रहता है वो क्या रहता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज का? ठीक है, रूरल एरियाज में, गांव के क्षेत्रों में। अर्जुन अवार्ड नहीं, पद्मश्री अवार्ड नहीं, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंसंट्रेट ठीक है, नहीं, कंसंट्रेशन अवार्ड नहीं होगा, कंजर्वेशन अवार्ड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाएगा अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक अवार्ड जो है वो सम्मानित किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कम्युनिटी में जो भी कंट्रीब्यूशन को, जो भी डेडिकेशन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए।
49 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्मोक। जैसे कि आपको पता है स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग, धुआं प्लस एक तरीके से फॉग होता है ना सर्दियों में, तो उसका मिश्रण, ठीक है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, एक तो हमारा भस्मक भी है और साथ ही साथ हमारा जो वाहनों की वजह से ऊर्जा हो रही है, वाहनों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, वो भी जिम्मेदार है। तो दोनों ही यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, वायु गुणवत्ता के लिए कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है? तो अगर हम बात करते हैं कलर ऑफ द एयर, कलर ऑफ द एयर को ये इंडिकेट करता है, हवा के रंग को दर्शाता है, ये प्रिडिकेट करता है, प्रिडिक्ट करता है, सॉरी, प्रिडिक्ट करता है ओजोन लेवल इन द एयर, कि आपके क्षेत्र में ओजोन की जो स्थिर है वो क्या है, उसकी भविष्यवाणी करता है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड द साउंड पोल्यूशन, ठीक है, या फिर एयर पोल्यूशन को एस्टिमेट करता है सल्फर कंटेंट में एयर में, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का काम क्या होता है, ये क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को दर्शाता है, तो ये प्रिडिक्ट करता है ओजोन लेवल। तो ओजोन की जो क्षमता है, ओजोन का जो स्तर है वो कितना ज्यादा है, ये प्रिडिक्ट करता है कौन? एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी को इसका आंसर अच्छे से पता होगा कि अम्ब्रेला विधान का जो रूप है वो कौन सा एक्ट है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ही है। पर्यावरण अधिनियम ही है जो आपका अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया। अम्ब्रेला क्या होता है, देखो इसका भी मैं एक रीजन बताना चाहूंगी आप सभी को। अम्ब्रेला आप सभी को क्या करता है, बारिश से बचाता है। तो वैसे ही हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने के लिए ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एयर एंड वाटर एक्ट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, 52 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेक्शन 19 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, 19वां सेक्शन जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, यहाँ पर बोला है कि कोई भी पर्सन अगर फाइल कर लेता है कंप्लेन इन अ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, अगर कोई भी कोर्ट में अपना जो नोटिस है वो प्रोवाइड करता है टू द पोल्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, वंस complaint has been made, the board is bound to make available for the complaint for all the relevant reports on demand, ठीक है। तो भैया जैसे ही ये आपका कंप्लेंट फुलफिल होती है, कंप्लेंट जाती है, तो बोर्ड को हमेशा अवेलेबल होना चाहिए सारी की सारी रिपोर्ट्स को देने के लिए। तो बोर्ड में ऑल्सो रिफ्यूज टू डिस्क्लोज ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, तो जो बोर्ड है ना वो क्या कर सकता है, जनहित में खुलासा कर सकता है और उसको इनकार भी कर सकता है, ठीक है, कि हम नहीं देंगे। सिमिलरली प्रोविजंस आर आल्सो अवेलेबल अंडर, सो उसी के जैसे और भी प्रोविजंस हैं जो कि प्रावधान किए जाते हैं। तो अब ये कौन सा सेक्शन में बोला जा रहा है, सेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो भैया वाटर एक्ट का जो सेक्शन है ना वो सेक्शन नंबर 49 है, ध्यान रखना इस चीज को, सेक्शन 49 है। और एयर एक्ट का जो सेक्शन है वो 43 है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वाटर 49, एयर 43, ठीक है, उल्टा मत कर देना, राइट। नेक्स्ट, फॉर 53 क्वेश्चन, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी का हेड ऑफिस कहाँ है, ये तो आप सभी को पता है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू पास अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट टू सेव द एनवायरमेंट। तो सिंपल सी बात है, पहली ऐसी कंट्री जिन्होंने पास किया था क्या, पार्लियामेंट में अपना अमेंडमेंट, ठीक है, जो भी जैसे एक्ट से रिलेटेड हम एक्ट को सेफगार्ड करने के लिए, एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए पहली कौन सी कंट्री है, इंडिया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसको पास कर लिया था ना, पास कर लिया था, तो ये कौन सा है, इंडिया ही है पहली ऐसी कंट्री जिसने पास कर लिया था एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, एनवायरमेंट को सुरक्षा, पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाने के लिए संसद में इसको पास किया था पहली बार, तो वो इंडिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा अडॉप्ट करता है, कौन सा कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लीशन के लिए हेल्प करता है ना, ओजोन को डिप्लीट करने के लिए हेल्प करता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 56, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या फिर आपके राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, भैया सीपी सीबी के अपॉइंटमेंट करने के लिए, चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही यहाँ पर रोल को प्ले करती है। ठीक है, और वही अपॉइंट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी और द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री इन द फील्ड ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल? तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, बट ध्यान में रखना है फिर भी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया। 58 क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान? गैप को कब फॉर्म किया है? तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा गंगा एक्शन प्लान के बारे में, तो 1985 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है। 59, द फेमस किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको दो चीजें कराई थी। एक था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक था क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही किगाली एग्रीमेंट था। किगाली एग्रीमेंट याद आया सभी को? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही किगाली एग्रीमेंट में जब बात की थी, तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात करता था। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात करता था, तो इसीलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा कि उसके उपयोग को समाप्त करना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को समाप्त करना ही किगाली एग्रीमेंट का काम है। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली एग्रीमेंट आया था और क्योटो में आया था दोहा एग्रीमेंट। ठीक है। 60th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा है पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट इज टू कीप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज बिलो 2 डिग्री। तो भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा ना, औसत जो तापमान रहता है वो 2 डिग्री से नीचे ही रहना चाहिए, नीचे नीचे ही रहना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है पेरिस एग्रीमेंट का। इंडिया ने इसको साइन किया था, रेक्टिफाई भी किया था, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने इसको इस समझौते को हस्ताक्षर भी किया और साथ ही साथ पुष्टि भी की, रेक्टिफाई भी किया। तो इसीलिए दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा तीसरा सेशन है जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम अगेन नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे, मतलब कल वाले सेशन में करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 4 हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड टाइप्स क्वेश्चंस आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ डेली बेसिस पे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसी तरीके से फिर हम धीरे धीरे पॉलिटी एंड कुछ टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। बट अभी हम ईवीएस को कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे हम और भी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को जरूर से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।